नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग फिर से मौलिक अधिकार को लेकर के आए हुए हैं। मौलिक अधिकार में हमारे दो वीडियो ऑलरेडी आपकी समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार जो आपको मिल चुका होगा प्लेलिस्ट में। आगे हम लोग आज बात करेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा साहित्य का अधिकार और संवैधानिक उपबंध। तो हम लोग इसको एक ही वीडियो में चाहेंगे कि आज समाहित कर लिया जाए, क्योंकि समता समानता का अधिकार थोड़ा बड़ा था, स्वतंत्रता का अधिकार उससे बड़ा था। अब आपके छोटे छोटे खंड है, इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो हम लोग शुरू करेंगे अनुच्छेद 23-24 से। अनुच्छेद 23-24 ये जो कि तीसरा हिस्सा है फंडामेंटल राइट्स का। पहला है समता समानता और दूसरा स्वतंत्रता, तीसरा जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार। देखते हैं ये क्या कहता है। अनुच्छेद 23 ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति के साथ बाल श्रम का मतलब हुआ बलपूर्वक कार्य नहीं कराया जाएगा किसी से भी। अगर आप पढ़ें तो किसी भी व्यक्ति से जबरन काम नहीं करवाया जा सकता है उसकी मर्जी के बिना, यह शोषण के विरुद्ध अधिकार होगा। इसमें कई बातें कही गई हैं, जैसे बंधुआ, जैसे बिगारी, जैसे मानव की खरीद फरोख्त, मानव में जैसे खास तौर से स्त्रियां और जो बच्चे हैं, इनको आप वस्तुओं की तरह या सामानों की तरह इनकी खरीद फरोख्त नहीं कर सकते हैं। जैसे वेश्यावृत्ति के लिए कहा गया है कि खरीद बिक्री होती है महिलाओं की, दास या दासियों की खरीद बिक्री होती है, इन सब की मनाही की गई है कि बलपूर्वक कार्य नहीं कराएंगे आप, किसी से बंधुआ नहीं, यानी वो बंधा नहीं होगा आपका कार्य करने के लिए, अपनी मर्जी से चाहे तो कोई भी काम छोड़ सकता है कोई भी व्यक्ति भारत का। और भिखारी का मतलब हुआ कि आप कभी उनको बिना वेतन का सिर्फ खाने पीने पे या इस तरह से रख करके काम कराते हैं नौकर की तरह, तो इसका कोई वेतन फिक्स होना चाहिए, यानी कि ये शोषण के विरुद्ध अधिकार होगा अनुच्छेद 23 के अंतर्गत। उसके बाद अनुच्छेद 24 में आएंगे तो कहता है कि 14 वर्ष से जो कम आयु के बच्चे होंगे उन्हें कल कारखानों या जोखिम भरे कार्यों में नहीं लगाएंगे, क्योंकि उनकी किशोरावस्था मनोचित दशा खराब हो सकती है, जिससे विकास बच्चों का में अवरुद्ध होगा। और आप देखें करीब 80,000 बच्चों को कैलाश सत्यार्थी बचपन बचाओ आंदोलन के द्वारा रिहा कराए थे, जिनको नोबेल भी मिला। तो याद रखिएगा 23 बाल श्रम बंधुआ बेगारी से संबंधित है, तो 24 जो है ये कहता है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को जोखिम भरे कार्यों में नहीं लगाएंगे। अगर याद रखिएगा आगे शोषण के विरुद्ध में ये दो ही अनुच्छेद हैं। तीसरे में अगर बढ़े चौथे खंड के तरफ तो यह है धार्मिक स्वतंत्रता। धार्मिक स्वतंत्रता क्या कहता है? तो धार्मिक स्वतंत्रता 25 से 28 तक है। यह धर्म को मानने की आजादी देता है, धर्म को अपनाने की आजादी देता है और धर्म का प्रचार प्रसार करने की आजादी देता है। तो 25 अनुच्छेद अंतःकरण को कहता है कि आप धर्म मानने के लिए स्वतंत्र हैं, कोई भी नागरिक भारत का कोई भी धर्म अपना सकता है। उसके बाद 26 में संघ समितियां बना के प्रचार प्रसार कर सकते हैं। 27 में जो संपत्ति है धार्मिक उस पर टैक्स का प्रावधान नहीं है और 28 में शिक्षण संस्थानों में धार्मिक किताबें अनिवार्य नहीं होंगी। तो 25 में कुछ खंड है। एक क कहता है कि धर्म के अंतःकरण यानी धर्म को मानने कोई भी व्यक्ति स्वतंत्र है, धर्म का आचरण करने के लिए कोई भी व्यक्ति स्वतंत्र है। 25 के ख में यह कहा गया है कि जो सिख है वो कृपाण धारण कर सकते हैं। जैसे कोई हथियार रखना ये तो हमारा मौलिक अधिकार नहीं है, लेकिन ये धर्म का हिस्सा होने के कारण 5 क की बात की गई है सिखों में। जैसे कंघा है, कृपाण है, कड़ा है, ये सब 5 क जो बताता है। इसमें कृपाण यानी तलवार धारण करने का जो सिखों को आजादी मिली है वो 25 में ही मिली है, 25 क में। और बी में ये कहता है 25 के ए में तो क ख था, बी में ये कहता है कि सिख और जो वैद होंगे, सिख और बौद्ध किस में होंगे शामिल? तो हिंदू धर्म में ही शामिल माने जाएंगे। आगे 26 अनुच्छेद कहता है धार्मिक कार्यों का जो प्रबंधन है, प्रचार प्रसार है, आप ग्रुप समूह बना करके समितियां बना के कर सकते हैं। 27 में धार्मिक संपत्ति पर कर नहीं लगेगा, ये कहा गया। 28 में देखेंगे तो धार्मिक शिक्षा को अनिवार्य नहीं किया जाएगा। जैसे अगर बहुत सारे पुराण है, महाभारत है, रामायण है, सब अगर अनिवार्य कर दिया जाए विद्यालय में तो बच्चे साइंस मैथ्स हिस्ट्री कब पढ़ेंगे? तो इसलिए इनको रुचि होगी तो नहीं रोका जा सकता, लेकिन अनिवार्य नहीं किया जाएगा। और सौहार्द भी खराब हो सकता है। अलग अलग धर्म के बच्चे जो राज्य द्वारा पोषित स्कूल है उनमें पढ़ने आते हैं, तो वो भी एक तरह से शिक्षा के अधिकार के विरुद्ध होगा अगर वो आपकी वजह से या किसी एक धर्म की वजह से शिक्षा ग्रहण न कर पाए तो। बाकी निजी
संस्थानों में हो सकता है अपना अपना जो भी चला रहे, जैसे आरएसएस है या अन्य और भी मदरसे चलते हैं, तो उसमें अपने धर्म का पढ़ा सकते हैं, ये कोई दिक्कत नहीं है। यदि कोई रुचि रखता है तो उसे रोका भी नहीं जाएगा। अगर किसी बच्चे को धर्म में रुचि है तो आप उसको शामिल होने से रोक भी नहीं सकते हैं। ये है हमारा चौथा खंड, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। उसके बाद आगे देखें तो मिलेगा हमको 29 और 30, शिक्षा और साहित्य या संस्कृति का अधिकार। देखिए 29 अनुच्छेद कहता है कोई भी व्यक्ति, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण भी इसे कहते हैं, खास तौर से अल्पसंख्यकों की ही बात की गई है, जैसे जैन है, बौद्ध है, फिर मुस्लिम हैं, उसके बाद हमारे पारसी हैं, ईसाई हैं, ये सभी लगभग अल्पसंख्यक कहे जाते हैं। और भारतीय भी जो हिंदू हैं ये भी कुछ राज्यों में अल्पसंख्यक हैं, जैसे जम्मू कश्मीर में, नागालैंड में है, गोवा में है। तो जहां पे हिंदू भी अल्पसंख्यक है, इनके हितों की बात करता है। अल्पसंख्यक के हितों के वर्गों का संरक्षण कहा जाता है 29-30 अनुच्छेद को। 29 में यह भी कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति अपनी भाषा, अपनी लिपि, अपनी संस्कृति को बचाने के लिए कोई भी कार्यक्रम कर सकता है, सरकार उसके लिए उसका सहायता भी करेगी। जैसे अगर आप देखेंगे सबरीमाला केस आता है, अगर सबरीमाला में महिलाओं को बैन किया गया जाने से, तो ये कहा गया कि यह लिंग की समानता के विरुद्ध है, अनुच्छेद 15। लेकिन बाद में जब कोर्ट का जजमेंट आया तो उसमें इसे एक संस्कृति का हिस्सा मान करके और बैन कर दिया गया कि यहाँ पुरुष ही सिर्फ जाएंगे। तो ऐसे बहुत, जैसे जल्लीकट्टू है, कई सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिनमें ये कहता है कि शिक्षा, संस्कृति, साहित्य या भाषा, लिपि कुछ भी बचाने के लिए आप कार्यक्रम कर सकते हैं, इसमें सरकार सहयोग भी करेगी। अनुच्छेद 30 ये कहता है अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना, प्रशासन का अधिकार दिया जाएगा, यानी किसी व्यक्ति को धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर किसी शिक्षण संस्थान में प्रवेश करने से वर्जित नहीं किया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे देखेंगे कि 31 तो खत्म हो गया, जो 31 था, 31 अनुच्छेद आपका था। आवाज देखा जाए बाबू, यहाँ तनी गड़बड़ा गिर रहा। अब हमने के फिर देखेंगे वो संवैधानिक बंद। 31 अनुच्छेद खत्म है। 31 अनुच्छेद में था संपत्ति का अधिकार, तो इसको कोई पूछेगा नहीं कि बताए नहीं। संपत्ति का जो अधिकार है कौन से संशोधन द्वारा खत्म हुआ? 44वां संशोधन था। कब खत्म हुआ? 1978 में। तो हम देखेंगे कि ये आपका लास्ट खंड है, 6वां मौलिक अधिकार का संवैधानिक उपबंध। तो 32 अनुच्छेद को कहा जाता है कि मौलिक अधिकार होते हुए भी मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। काहे से कि 32 अनुच्छेद के द्वारा सुप्रीम कोर्ट का रक्षा करला और 226 अनुच्छेद के द्वारा हाई कोर्ट का रक्षा करला। एक मतलब ही बा कि सुप्रीम कोर्ट मौलिक अधिकार की रक्षा करेगा, हाई कोर्ट भी मौलिक अधिकार की रक्षा करेगा। तो 32 अनुच्छेद और 226 अनुच्छेद याद रखिएगा, पूछा जाता है, इनके द्वारा मौलिक अधिकार की रक्षा करता है। अब 32 अनुच्छेद खुद मौलिक अधिकार होते हुए भी रक्षा कर रहा है। तो डॉक्टर भीम अम्बेडकर जी ये बोले थे कि संविधान की ये आत्मा होगी, और ये कहे थे कि ये अनुच्छेद बना देगा संविधान को या फिर बिगाड़ देगा। यानी कि अगर अच्छे से संशोधन हुआ मौलिक अधिकार में तो बन जाएगा, अगर खराब से लोगों के हाथ गया तो वो बिगड़ भी जाएगा। इसके द्वारा 5 रीटें जारी की जाती हैं: बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण और प्रतिषेध लेख। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण में एक हिरासत में जो 24 घंटे तक का गिरफ्तारी होती है, उसकी आजादी की बात, स्वतंत्रता की बात करता है। या कोई ऐसा गुनाह किया हो जो गुनाह किया ही ना हो, उसके लिए सजा हो, तो उसके लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण के द्वारा अपील कर सकता है। और परमादेश आदेश देता है लोक अधिकारों के लिए, या जो कार्य करते हैं लोग उनके लिए अधिकार देने का काम करता है जो अपने कर्तव्य का निर्वहन अच्छे से नहीं कर रहे हैं। अधिकार परीक्षा में PIL दर्ज होता है जो अधिकार क्षेत्र में ना हो। अगर जैसे कोर्ट है, उच्च न्यायालयों के अधिकार में आता है, अधीनस्थ उस पर सुनवाई कर रहे हैं, तो उसके लिए रोक लगाता है, प्रतिषेध लगाता है कि उस पर आप ये प्रतिषेध लेख में होता है कि प्रतिषेध लेख रोक लगाएगा कि अधीनस्थ न्यायालय उस कार्य पे कार्य न करें जो उच्च न्यायालयों में आता है। उसके बाद अधिकार परीक्षा में यह है कि जो अधिकार क्षेत्र में ना हो, अगर उस पर सुनवाई कर भी दिए हैं तो उच्च न्यायालयों को फॉरवर्ड करें। और उत्प्रेषण क्या है? तो अधीनस्थ उच्च न्यायालयों की कार्रवाई पे रोक लगाता है। यानी कि ये अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण, प्रतिषेध लेख, ये उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालयों को कार्यों को बांटता है कि एक में अगर आपके अधिकार में नहीं है तो सुनवाई न करें, सुनवाई हो गया तो उसे फॉरवर्ड करें, या सुनवाई हो रही है तो उस पर रोक लगाते हैं
ये कहता है आपका रीट, ये आपके 5 रीटों को जारी किया जाता है। सवाल यहीं से आता है लगभग, बंदी, प्रतिष्ठित, परमादेश, अधिकार प्रेषण, उत्प्रेषण और प्रतिषेध लेख कि कितनी रीटें जारी की जाती हैं 32 अनुच्छेद के द्वारा। चलिए आगे देखें तो अगले क्रम में अगर हम लोग देखते हैं तो 33 अनुच्छेद है। 33 अनुच्छेद क्या कहता है? तो 33 अनुच्छेद जो है ये कहेगा कि जो सैन्य बल है, सैन्य बलों के अधिकारों को कुछ प्रतिबंधित करता है, यानी कि सशस्त्र बलों के सदस्यों के अधिकारों को कुछ प्रतिबंधित करेगा। कानून व्यवस्था लागू करने वाले व्यक्तियों के अधिकारों को भी, जैसे जासूसी सेवा से संबंधित है, जैसे सीबीआई है, आईबी है, रॉ है, इनके अधिकारों को कहीं ना कहीं से रोक लगाता है और आवश्यक संचार सेवा संबंधित कुछ व्यक्तियों के अधिकारों को बैन करता है। अगर इन लोगों के अधिकारों में बैन ना हो तो इन्हें कुछ विशेषाधिकार, जैसे सीआईडी वाले किसी के भी घर में घुस जाएंगे फिर, है ना। तो इसलिए कुछ सैन्य बलों के अधिकारों को कहीं ना कहीं प्रतिबंधित किया जाता है कि दूसरों के मौलिक अधिकार का हनन ना हो सके। उसके बाद अगर 34 की बात करें तो अगर किसी क्षेत्र में मार्शल लॉ लगा हो, अगर कहीं कर्फ्यू जैसी स्थितियां हैं तो वहां पर आपके जो अनुच्छेद हैं कुछ निरसित हो जाते हैं, और सबसे पहले निरसित होने वाला अनुच्छेद है 19। अगर आपसे पूछा जाए कौन सबसे पहले निरसित होता है तो 19। अगर पूछा जाए कौन अनुच्छेद कभी विघटित नहीं होता है तो 20 और 21, ये कभी भी किसी भी कंडीशन में विघटित नहीं होगा। उसके बाद 16, 19, 29, 30 ये कुछ ऐसे अनुच्छेद हैं जो सिर्फ और सिर्फ भारतीय मूल के नागरिकों पे लागू होते हैं, यानी भारतीय मूल के नागरिकों को मिलते हैं। और इसके अलावा जितने अनुच्छेद है जैसे 14, 15, 17, 18, 19, जो 19 छोड़ के 20, 21, 22 से जो भी है वो सभी को मिलते हैं, लेकिन सिर्फ भारतीय मूल को ये आर्टिकल मिलते हैं, जिनमें 14, 19, 21 को हम स्वर्णिम त्रिभुज भी कहते हैं। और याद रखिएगा कि ये 35 अनुच्छेद मौलिक अधिकारों को लागू करने से संबंधित प्रावधान बनाता है। ये था हमारा फंडामेंटल राइट्स। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आज आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा और 2-3 वीडियो में आपको पूरा मौलिक अधिकार देखने को मिल जाएगा। बहुत बारीकी से मैंने समझाने का प्रयास किया है, तो आप लोग जाकर के प्लेलिस्ट से अगर जो इस वीडियो को देख रहे हैं सभी वीडियोज देख सकते हैं। मैंने एक में 12-13 अनुच्छेद को डिफाइन किया, एक में स्वतंत्रता समानता का अधिकार को, एक में स्वतंत्रता, और ये तीसरी वीडियो मौलिक अधिकार पे। और मैं उम्मीद जता रहा हूँ इस चीज के लिए कि एक बार पढ़ने के बाद आपके सवाल कहीं से भी आए वो आपसे हो जाएंगे। तो यहाँ तक अगर आप बने हैं तो इस चैनल को थोड़ा सा सब्सक्राइब भी कीजिएगा, शेयर और लाइक भी कीजिएगा। बहुत जल्दी हम लोग अलग अलग सब्जेक्ट के वीडियोस भी लेके आएंगे। और ये फंडामेंटल राइट्स आज खत्म हो गया, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।